ओके, तो लेट्स स्टार्ट है। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए हम लोग देखे थे कि अगर दो लाइन है, दो लाइन का स्लोप हमको दिया हुआ है, देन योर एंगल बिटवीन द टू लाइंस विल बी गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इनटू m2। अगर हमारा लाइन दोनों के भीतर में एक्यूट एंगल हमको चाहिए तो विल टेक मॉड। अगर वो पहले से ही पॉजिटिव है तो मॉड लेने की जरूरत नहीं, अदरवाइज विल टेक मॉड। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गेट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, अगर हमारा दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, देन द कंडीशन विल बी व्हाट, m1 into m2 इज इक्वल टू -1, और पैरेलल होगा तो m1 इज इक्वल टू m2। ये दो कंडीशन हो गया पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का। ठीक है, इतना तक हम पढ़ लिए थे। चलो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन, पूरा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका ऊपर क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड t if the line joining this and this is parallel to the line joining this and this। अब हमको बोल दिया है कि दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन यहाँ पे है सोचो, और एक लाइन हमारा यहाँ पे है। एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन हमारा कहाँ पे, नीचे है, सपोज यहाँ पे। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल है। अब ये जो पहला लाइन है ना, दैट इज पासिंग थ्रू 1,3 पॉइंट देके ये पास किया है, तो दिस पॉइंट इज 1,3 एंड द अदर पॉइंट इज योर व्हाट, -2,4 दिस इज द सेकंड पॉइंट। ऐसे नीचे वाला लाइन जो दिया है दैट इज पासिंग थ्रू -3,5, ये -3,5 और कौन सा पॉइंट, t,2, ये पॉइंट से पास किया है ना। तो हमको बोला है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है पैरेलल है, तो फिर t का वैल्यू निकालो। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियस बात है कि हमारा m1 और m2 का वैल्यू सेम हो जाएगा। इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो लिख सकते हैं as the lines are parallel, so m1 is equal to m2। अब सवाल है कि m1 कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट आर गिवन टू यू, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके निकाल लेंगे, y2 minus y1 by x2 minus x1। तो 4 minus 3 divided by -2 -1, so it will be 4 minus 3 divided by -2 -1। तो ये हमारा m1 आ गया। ऐसे ही हम m2 निकालेंगे। m2 का वैल्यू कितना है, 2 minus 5 by t minus of -3 that is +3, 2 minus 5 by t plus 3 by t plus 3। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालना है t का। तो ये हो गया 1 by -3 is equal to -1 by t plus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा t plus 3 is equal to 3। तो इसमें से हमको t का वैल्यू मिल गया क्या, 0। सो t का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम हो जाएगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। सेम टाइप का सवाल है। बोला है कि फाइंड t if the line joining this and this is perpendicular to the line joining this and this। दो लाइन परपेंडिकुलर बोला है अभी, एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन हमारा सोचो कुछ ऐसा है। ये दो लाइन हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन बैठता है उनमें। सपोज ये जो पहला लाइन है ना, दैट इज पासिंग थ्रू 2 4, ये वाला हमारा 2 4 और कौन सा पॉइंट देके पास किया है, -2 1। ये पहला लाइन हो गया। अब हम दूसरा लाइन के बारे में बात करेंगे तो दूसरा लाइन हमारा क्या है, -1 4 एंड t -3, -1, 4 एंड योर t -3। ये दो पॉइंट देके पास किया है सेकेंड लाइन। ठीक है, अब ये लाइन को सपोज मैं नाम दे देता हूं AB और ये नाम का नाम हो गया CD। इसका स्लोप हमारा m1 है सपोज, और इसका स्लोप हमारा m2 है। ठीक है, हमको बोल दिया है कि AB परपेंडिकुलर टू CD है, तो m1 into m2 is equal to -1 हो जाएगा।
as AB perpendicular to CD, so M1 into M2 is equal to -1। ये हमारा परपेंडिकुलर का कंडीशन हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे फिर। M1 ये लाइन का स्लोप है, तो 1 - 4 डिवाइडेड बाय 4 - 2 सॉरी -2 फॉर्मूला क्या डालना हूं मैं, y2 - y1 बाय x2 - x1। उल्टा डालने से भी होगा, लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये भी हो सकता है, या फिर y1 - y2 बाय x1 - x2 करने से भी होगा। फिर इधर कहाँ जाएंगे तो 4 - -3 +3 हो गया, 4 - 3 +3 हो गया डिवाइडेड बाय, वहां पे -1 है, यहाँ पे -t है, सो दिस इज इक्वल टू -1। ये हमारा हो गया। अब चलो कैलकुलेशन करते आगे देखेंगे। -3 बाय -4 -3 डिवाइडेड बाय -4 इंटू यहाँ पे आ गया हमारा 7 बाय माइनस कॉमा ले लेंगे तो 1 + t आ गया इज इक्वल टू -1। तो इतने सारे माइनस से चलो गायब करते हैं, ये दो तो माइनस नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट विल बी प्लस, और यहाँ पे माइनस इसके साथ हम कैंसिल कर लेते हैं। अब हमको क्या मिल रहा है देखते हैं। 7 × 3 21 आ गया, इधर 21 इज इक्वल टू, उस तरफ क्या चले जाएगा, ये नीचे वाला क्रॉस होके चले जाएगा, 4 + 4t, माइनस रहा नहीं क्योंकि दो ठो माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है। तो 21 - 4 हो गया हमारा 17 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से हमको t का वैल्यू जो है ना मिल गया कितना, 17/4। t इज इक्वल टू 17/4। ये हमारा आंसर हो गया। पूरा सिंपल सा कंसेप्ट, मतलब पूरा एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन ही हम लिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिए हैं, कोई ट्रिक वगैरह कुछ है नहीं। सिंपल हमने यहाँ पे स्लोप निकालना खाली सीख रहे हैं। ये लाइन का स्लोप, दूसरा लाइन का स्लोप, फिर दोनों में अगर परपेंडिकुलर है तो फिर उनमें क्या कैसे निकालते हैं टी का वैल्यू। ऐसे अगर हमको मान लेते हैं ये दो लाइन का पॉइंट दे, ये लाइन का पॉइंट दे दिया है, दूसरा लाइन का भी पॉइंट दे दिया है, बोला कि एंगल कैसे निकालोगे, निकालो, तो फिर वहां पे हम m1 और m2 निकालेंगे, फिर tan थीटा करके डालेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन AB एंड CD इन दिस वन। अच्छा, अब यही वाला क्वेश्चन अभी जो मैं बोल रहा था, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन हमको मिल गया कि एक लाइन ये है और एक लाइन हमारा ये है, ये दो लाइन में एंगल हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ये दूसरा लाइन है, ये दो लाइन का भीतर में एंगल क्या है निकाल के बोल। तो हमको जो पॉइंट दिया है उसको लोकेट कर लेते, लिख लेते हैं। ए हो गया 1 2, बी हो गया हमारा कितना 3 5, और सी हो गया हमारा 7 - 1, और डी हो गया हमारा कितना 1 3। तो ये हमारा ए बी सी डी निकल के आ गया। अब मान लेते हैं कि ए बी का स्लोप m1 है और सी डी का स्लोप m2 है। तो पहले m1 और m2 निकालते हैं, फिर हम tan थीटा यूज करके निकालेंगे। m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर m1 इज इक्वल टू ये m1 5 - 2, दोनों का y माइनस कर दो, फिर दोनों का x माइनस कर दो। 5 - 2 डिवाइडेड बाय, नीचे में हमारा कितना आ गया 3 - 1। सो ये हमको दे दिया कितना, हमको 3/2। फिर m2 का वैल्यू निकालते हैं। m2 इज इक्वल टू 3 - -1, 3 - -1 + 1 हो गया डिवाइडेड बाय 1 - 7। तो ये मिल गया हमको कितना, 4/-6। ये मिला मेरे को -3/2, -2/3।
इनफैक्ट मेरे को यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 हो रहा है, तो एंगल विल बी व्हाट 90 डिग्री। m1 into m2 is equal to 3/2 into -2/3, that is equal to -1. Therefore AB perpendicular to CD, so angle is equal to 90 degree। आ गया ना समझ में? चलो अगला सवाल देखो क्या बोला है। सो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अब कोलिनियर निकालने का 3 कंडीशन है, 3 मेथड है। अगर 3 को पॉइंट दिया है और 3 पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियर निकालने का हमारे पास 3 मेथड है। मेथड 1 क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला लेके, डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लेंगे तो हम निकाल सकते हैं क्या 3 को पॉइंट कोलिनियर है। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है, या फिर BC प्लस CA इज इक्वल टू AB होता है, या फिर AB प्लस CA प्लस AB इज इक्वल टू BC। ये 3 में से कोई एक होगा, मतलब हमको जो 3 पॉइंट दिया होगा वो 3 पॉइंट में से एक को A नाम दे देंगे, एक को B नाम दे देंगे, एक को C नाम दे देंगे। उसके बाद AB निकाल लेंगे, BC निकाल देंगे, AC निकाल देंगे। अगर 3 में से कोई एक कंडीशन हो गया तो फिर हम बोलेंगे कोलिनियर है। दूसरा मेथड क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है। डेल्टा हमारा क्या होता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x1 y1। इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है मैं बोल चुका हूं। डेल्टा इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड मेथड जिससे हम निकालते हैं कि 2 लाइन कोलिनियर, सॉरी 3 पॉइंट कोलिनियर है। तीसरा मेथड जो हम निकालते हैं 3 पॉइंट कोलिनियर का, वो स्लोप मेथड होता है। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। इससे क्या हो जाएगा कि AB पैरेलल टू BC हो गया। इससे क्या हो जाएगा, AB और BC पैरेलल हो गया। अब 2 लाइन पैरेलल मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। इस सिचुएशन में दोनों में तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि AB और BC में BC कॉमन, B कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्या, A और B और C ऐसा है। इसी केस में ही AB पैरेलल टू BC हो सकता है, AB पैरेलल टू BC ऐसे केस में ही हो सकता है। तो हम लिख देंगे AB और BC, या फिर AB एंड AC, या फिर AC एंड BC, ऐसे करके लिख देंगे। तो उनमें अगर कॉमन पॉइंट कुछ आ गया तो बोल देंगे कि ये दोनों, ये लाइन सब पैरेलल है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। ये 3 में से कोई भी मेथड अप्लाई किया जा सकता है। ये मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, कोई मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये 3 तो पॉइंट कोलिनियर है प्रूव करने का। एक मेथड हो गया ये, ठीक है, एक मेथड हो गया ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, और एक मेथड हो गया ये। दीज आर द 3 मेथड्स। ये 3 में से कोई भी अप्लाई करोगे एक तो हम कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में जो इजी लगेगा वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल हम क्या स्लोप मेथड में करके दिखा रहे हैं। तो लेट मी नेम दीज थिंग्स। A is equal to 1 1, B हमारा हो गया क्या 2 2, और C हमारा क्या हो गया -1 -1। ठीक है, अब हम AB का स्लोप निकालते हैं और BC का स्लोप निकालते हैं।
ऐसे कोई किसी का भी निकाला जा सकता है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जो कि आ गया 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 1 होता है, 1 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। ए बी का स्लोप है 1। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1 -2 बाय -1 -2, जो कि हो गया -3 बाय -3, ये फिर से 1 हो गया। तो हम लिख सकते हैं अभी कि AB का स्लोप और BC का स्लोप पर सेम है, एज स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। सो AB parallel to BC, but B being the common point, B common point हो गया, therefore A, B and C are collinear. So this is the way we are proving it. कोलिनियर हम लोग डेल्टा का फॉर्मूला में भी निकाल सकते हैं और स्ट्रेट लाइन मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला में भी निकाल सकते हैं। चलो अगला सवाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। एक लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हमको ये जानना है कि एक लाइन का इक्वेशन का क्या मतलब होता है। हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसमें जब मैं इक्वेशन बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं बोलता हूं कहीं पे इक्वेशन, तो व्हाट डज इट मीन, इक्वेशन का क्या मतलब होता है। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं उसमें इक्वेशन का मतलब होता है the relationship between x and y, the relationship between x and y of any point on the कर्व हो या स्ट्रेट लाइन हो, जो भी हो, उसको लोकस बोलते हैं, लोकस बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। चलो ये लोकस का भी डेफिनेशन बता देता हूं क्या है, व्हाट इज लोकस। लोकस बोलने से क्या चीज होता है, लोकस, व्हाट इज लोकस, लेट अस सी कि लोकस हमारा क्या चीज होता है। द पाथ अलोंग व्हिच a point moves obeying certain geometrical condition is called locus of the point। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं लोकस क्या होता है। लिखा गया है कि द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स ओबेइंग सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक तो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा फिक्स्ड है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट मूव कर रहा है। अब अगर मैं ऐसा कंडीशन डाल दिया कि ये पॉइंट ऐसा मूव करेगा कि इससे इसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, तो ये पॉइंट के लिए मजबूरी हो गया कि इस तरह ऐसे ही जाएगा और कहीं कोई उपाय में जा नहीं सकता। अगर चले जाएगा और कोई रास्ता में, तो फिर वो इस कंडीशन को भी नहीं करेगा, इससे डिस्टेंस जो है ना सेम नहीं रहेगा।
वो अगर ऐसे जाएगा तो जाके डिस्टेंस हर जगह में सेम रहेगा। तो ये जिस रास्ता में गया, ये जो रास्ता हम देख रहे हैं, इस रास्ता को हम लोग बोलते हैं क्या, लोकस। ये रास्ता हमारा एक शेप बन गया, इस शेप को ही बोला जाता है लोकस। अब डिफरेंट डिफरेंट शेप निकलता है, तो अकॉर्डिंगली हम उनको नेमिंग दिए हैं। शेप में से कुछ शेप होगा स्ट्रेट लाइन जैसा, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। कुछ होता है सर्कल, कुछ पैराबोला, कुछ हाइपरबोला, कुछ एलिप्स। जो हम पढ़ रहे हैं, हमको जो पढ़ना है क्लास 11 में, उसपे ये सब शेप के बारे में हमको जानना है। इन डिटेल सारे का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन का बारे में। तो सबसे पहले हमारा बात हो गया लोकस क्या होता है, जिस रास्ता से जाता है वो पॉइंट। एक वेरिएबल पॉइंट है, वो मूव करता है कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन को ओबे करके। तो उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को ओबे करने के बाद वो जैसे शेप में जाएगा, उस शेप को हम लोग बोलते हैं लोकस। वो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो उसको शेप नजर कैसे आता है, उसको देख के हम लोग उसका नेमिंग किए हैं, नामकरण किया गया है। इसे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, ये सब नेमिंग हम किए हैं। हम एक एक करके डिटेल्स पे पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, तो फिर लोकस तो हो गया कि वो फिगर जो है वही। अब नेक्स्ट आ गया हमारा इक्वेशन क्या है। मतलब ये हमको पहले जानना है कि लोकस क्या चीज होता है। लोकस हमको पता चल गया, फिर हमको जानना है क्या इक्वेशन क्या है। सो जो लोकस हमको नजर आया, उस लोकस में, उस पाथ में कोई भी पॉइंट में हम एक्स वाई ले लेते हैं, उस एक्स और वाई में जो रिश्ता है, रिलेशन बनेगा, उसी को बोलेंगे इक्वेशन। सिंपल व्हाट टू डू, हम उस पाथ में, उस लोकस में एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी मतलब अननोन पॉइंट होता है। कोई भी पॉइंट ले लेंगे, फिर उसमें एक्स और वाई में एक रिलेशन बनाएंगे। जो रिलेशन बनेगा उसको बोलेंगे इक्वेशन। दैट्स इट। अब हमको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। अभी हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन का बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन डिफरेंट फॉर्म बोला है, इन डिफरेंट फॉर्म। अच्छा, ये इन डिफरेंट फॉर्म का क्या मतलब हो गया, डिपेंड करता है क्या क्या गिवन है। जिस लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या गिवन है, अकॉर्डिंगली हम उसका इक्वेशन निकालेंगे। तो उसमें से सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म मतलब हमको यहाँ पे गिवन होगा क्या, दो चीज। स्लोप हमको दिया होगा, स्लोप इज इक्वल टू गिवन। स्लोप जो है ना, ये हमको गिवन है। y इंटरसेप्ट भी हमको गिवन है। y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू गिवन। ये दो चीज हमको गिवन होगा लाइन का बारे में। हमको उसका इक्वेशन निकालना है। ऑलरेडी मैं इक्वेशन लिख चुका हूं कि इट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, बट लेट अस सी हाउ वी डिराइव दिस वन। ये इक्वेशन हमको मिला कहां से, कैसे इक्वेशन तक हम पहुंच गए, ठीक है ना। पहले उसको देख लेते हैं कि इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c हुआ कैसे। ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, बट ये हुआ कैसे, है ना। पहले उसको देखते हैं। चलो देखते हैं कि रिलेशन बनाते हैं x और y में क्या रिलेशन ये बैठता है। अगर ये बैठेगा तो फिर ये इक्वेशन है। स्लोप दिया है मतलब हमको m दिया है और थीटा दिया है। m गिवन और थीटा गिवन, क्योंकि थीटा अगर दे दिया है तो m तो निकल गया tan थीटा। अगर थीटा दिया है तो फिर हमारा m का वैल्यू क्या हो जाता है, tan थीटा। या फिर डायरेक्ट अगर हमको दिया है m, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। और बोला है कि y इंटरसेप्ट द लाइन, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन हमारा c होता है, ये हमको दिया है। अब ये y इंटरसेप्ट क्या है थोड़ा देखते हैं। ऑलरेडी क्लास 9-10 में तो पढ़ा होगा, जानते होगा, फिर भी हम बता देते हैं एक बार और। ये हमारा लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन x एक्सिस को यहाँ पे कट किया, तो यहाँ से यहाँ तक हम बोलते हैं क्या, x इंटरसेप्ट। यहाँ से यहाँ तक हम बोलते हैं क्या, x इंटरसेप्ट। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक हम बोलते हैं क्या, y इंटरसेप्ट। ये जगह से ये जगह और देखेंगे तो इट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ये हमारा x इंटरसेप्ट हो गया और ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। आया समझ में। दिस वन इज x इंटरसेप्ट, दिस वन इज y इंटरसेप्ट। चलो थोड़ा चेंज करते हैं।
लाइन अगर ऐसा आ गया तो ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट और ये हमारा वाई इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है। डिपेंड करता है लाइन के ऊपर, लाइन कैसा है। ओके, चलो अब हम इक्वेशन देखते हैं कि कैसे बना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारा लाइन हो गया, ये हमारा लाइन हो गया। ठीक है ना, ये हमारा लाइन हो गया। लाइन जैसे हमको दिखाई दिया तो इसका y इंटरसेप्ट हमको दिया है क्या, यहाँ पे c दिया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है हमारा c है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है ये c है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है 0, c हो गया। और इसका स्लोप दिया है, मतलब इसका m दिया है या फिर एंगल थीटा दिया है। मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है, दिस इज गिवन। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसका इक्वेशन ऐसा कैसा मिला। चलो इस लाइन का स्लोप पहले मैं लिखता हूं, दो तरीका से निकालता हूं स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू m, ये तो गिवन है मेरे को, या तो थीटा गिवन है या फिर m डायरेक्टली गिवन है। अगर थीटा भी गिवन है तो m तो हमारा निकल ही गया, tan थीटा करके निकल जाएगा। स्लोप थीटा इज स्लोप इज इक्वल टू m, जो कि tan थीटा करके निकलेगा या फिर डायरेक्ट m निकलेगा। अब स्लोप निकालते हैं दूसरा तरीका से। स्लोप इज इक्वल टू, इसी लाइन का स्लोप निकालते हैं। इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट मैं ले लेता हूं, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट को मैं क्या कर लिया, x, y लिख लिया। x, y जब भी देता है दैट इज अननोन पॉइंट होता है। x, y इज अननोन पॉइंट। x1 y1 ये सब जब भी मिलेगा गिवन है, ये अननोन है। चलो अभी ये लाइन के ऊपर अभी दो पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट पहले से दे रखा था मेरे को 0, c, मेरे को y इंटरसेप्ट दिया था, उससे मेरे को पता चल गया कि ये पॉइंट 0, c ही होना चाहिए। y एक्सिस का पॉइंट है तो यहां से यहां तक c है, तो x तो 0 होगा, 0, c हो गया दिस वन। अब स्लोप निकालते हैं फिर से, y2 माइनस y1 मतलब c माइनस y डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 0 माइनस x। तो ये माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा कर देता हूं, तो आ गया y माइनस c बाय x। Now all can see here, ये स्लोप इस लाइन का है, ये भी इसी लाइन का स्लोप है, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। Therefore, y minus c by x is equal to m, ये होना चाहिए। या फिर y minus c is equal to mx होना चाहिए, या फिर y is equal to mx plus c। So ये हो गया हमारा लाइन का इक्वेशन। This is how actually we derived. We established a relationship between x and y. ये x y कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, ये x y हमारा कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, तो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट से हम एक पॉइंट ले, मतलब उसको x y में लिख लिए और उस x y में अगर रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिए, मतलब ये लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट के लिए हो गया। And this is how we establish the relationship between x and y, और जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं ऑफ दैट लोकस। तो इसीलिए इसका इक्वेशन जो हो गया y is equal to mx plus c हो गया, जो कि हमारा इक्वेशन है। तो इसमें क्या गिवन है, m गिवन है और c गिवन है। जरा याद कर लो m गिवन क्या है, डायरेक्टली m दिया होगा या फिर थीटा दिया होगा, दोनों ही केस में m गिवन है। क्योंकि थीटा दिया होगा तो tan थीटा कर दोगे तो m आ गया, और m डायरेक्ट दिया तो फाइन। और y इंटरसेप्ट क्या होता है ये। चलो अब देखते हैं कि इसका ऊपर क्वेश्चन हमको कैसे मिलेगा। क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड y इंटरसेप्ट इज 4। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमको, ये चीज जो है ना ये हम पहले पढ़ रखे हैं, ये चीज को हम पहले पढ़ रखे हैं, यहाँ पे उसका यूज हो गया इक्वली इंक्लाइंड। ये इक्वली इंक्लाइंड है ना, ये चीज हम पहले पढ़ रखे हैं, है ना। इक्वली इंक्लाइंड लाइन जो होता है ना, जो दोनों लाइन को इक्वली इंक्लाइंड होता है, दोनों एक्सिस को, टू एक्सिस बोला है। AXES क्या होता है, एक्सिस का प्लूरल होता है।
जब एक्सिस होता है तो खाली एक्स एक्सिस या फिर खाली वाई एक्सिस। जब हम एक्सेस बोलते हैं तो एक्स और वाई दोनों आ जाता है उसमें, ठीक है। तो दोनों एक्सिस को सेम एंगल कर रहा है, दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल करेगा, मतलब वो लाइन कैसे होगा, मैं ऑलरेडी तो करा चुका हूं लास्ट क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूं, है ना। ये लाइन जो है, ये लाइन हमारा दोनों के साथ सेम एक्स एंगल कर रहा है, मान लेते हैं, ओके, दोनों के साथ 45 डिग्री एंगल कर रहा है। दिस लाइन इज मेकिंग 45 डिग्री टू बोथ द एंगल्स, बोथ द क्या बोलते हैं उसको, एक्सिस। और एक लाइन ऐसा भी हो सकता है, एक लाइन ऐसा भी जा सकता है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये लाइन भी दोनों एक्सिस को सेम एंगल करता है। अगर मैं स्लोप का बात करूं, इस लाइन का स्लोप ये 45 डिग्री एंगल कर रहा है, तो इसका स्लोप 1 होगा, और ये लाइन जो है ना, ये कर रहा है 135 डिग्री एंगल, तो इसका स्लोप होगा -1। m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1। तो ये मैं पहले भी बता रखा हूं, अभी एक बार और बताया हूं। एक लाइन, अगर लाइंस इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस है तो स्लोप 1 लेना है और -1 लेना है। लाइन का इंटरसेप्ट इक्वल है तो भी स्लोप 1 या -1 लेना है। नहीं, लेंथ इक्वल है, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर इक्वल, तो स्लोप 1 या -1, और इंटरसेप्ट इक्वल है तो स्लोप -1 खाली लेना है, ओके। इसका बारे में हम लोग लास्ट क्लास भी पढ़ चुके हैं, है ना, उसका नोट्स में देख लेना। चलो अभी करते हैं, फिर हम पढ़ रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब m शुड बी गिवन, c शुड बी गिवन, m एंड c अगर दे दिया तो इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे m का वैल्यू हमको दे दिया है कितना, 1, m इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4, इक्वेशन हो गया क्या, y इज इक्वल टू mx, मतलब 1 इंटू x प्लस c मतलब 4, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4। लेकिन सर अब तो बता रहे हो कि 2 ठो स्लोप होता है ना, आप बता रहे हो कि 2 ठो स्लोप है, तो मतलब 2 लाइन होगा, तो दूसरा वाला क्या होगा, फिर से वही बात, m इज इक्वल टू ले लोगे, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, m इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे इक्वेशन हमारा हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू mx, मतलब -1 इंटू x प्लस c। तो बन गया क्या, y इज इक्वल टू -x प्लस 4। तो इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सिस, और अगर y इंटरसेप्ट उनका 4 है तो लाइन का इक्वेशन जो है ना क्या हो जाएगा, दिस मच या दिस मच। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन मेक्स एन एंगल tan inverse 2 to x axis and cuts off और इंटरसेप्ट -2 with x axis, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा बोल दिया है ना, इंटरसेप्ट -2 with x axis बोल दिया है। तो पहले तो देखो कितना एंगल किया है x axis के साथ, थीटा का वैल्यू हमको दिया है tan inverse 2, ये हमको दिया है। तो हम तो खोज रहे हैं क्या, m खोज रहे हैं, हम m खोज रहे हैं और हम c खोज रहे हैं। m और c ये दोनों मिल गया तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं m खोज रहा हूं और c खोज रहा हूं। m मिल गया क्योंकि m बताया हूं कि m निकालने का तरीका क्या होता है, लास्ट क्लास पढ़े हैं m का बारे में। 4 तरीका होता है m निकालने का। एक हो गया क्या, अगर थीटा दिया है तो tan थीटा निकल गया, ये एक तरीका। थीटा दिया है तो tan थीटा हो गया स्लोप, m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर थीटा नहीं दिया है, 2 पॉइंट दिया है, तो फिर हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, या फिर x1 माइनस x2 सॉरी y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। तो ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड स्लोप क्या है, जब पैरेलल होगा तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, या फिर m2 लिख लो। मान लेते हैं हमारा सेकंड लाइन का स्लोप चाहिए तो m2 दैट इज इक्वल टू m1
और परपेंडिकुलर होगा तो m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/m1। ये हो गया। और स्पेशल केस देखे थे कि अगर x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो स्लोप हमारा 0 होता है, और अगर y एक्सिस के साथ पैरेलल है तो स्लोप हमारा इनफाइनाइट होता है। ये कब हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस। ये तब हो गया अगर पैरेलल टू x एक्सिस है, ये अगर पैरेलल टू y एक्सिस है। ओके, सो दीज आर द 6 वेज हम निकाल सकते हैं क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस, सॉरी क्या, स्लोप ऑफ ए लाइन। एक ये मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, है ना। ये कब होता है, टू लाइंस आर पैरेलल, ये टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। m1 पहला लाइन का स्लोप पता था, दूसरा लाइन का स्लोप पहला का साथ इक्वल हो जाएगा, -1 पहला का स्लोप हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर है तो। एनीवे, तो ये हमारा स्लोप निकालने का तरीका था। यहाँ पे अगर हम tan थीटा कर देंगे, tan इनवर्स को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये बनेगा tan थीटा। मतलब m का वैल्यू तो निकल के आ गया 2, लेकिन c मेरे को पता नहीं है। आई डोंट नो कि व्हाट इज c। मेरे को यहाँ पे x इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट नहीं दिया है। x एक्सिस के साथ कहां कट कर रहा है वो मेरे को बता दिया, y के साथ कहां कट कर रहा है वो नहीं बताया, तो फिर कैसे निकालें। चलो देखते हैं। as the line intercept नहीं cuts off intercept -2 from x axis, so -2 with x axis या from axis, so चलो ये वर्ड का कोई मतलब नहीं, समझ जाओ, भावना को समझो, है ना। -2 with x axis या फिर from x axis, so the line must pass through -2, 0। और ये जो वर्ड देख रहे हो ना, पास थ्रू, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद रख लो। ये आगे नहीं, यहाँ तक पास थ्रू जो वर्ड देख रहे हो ना, ये पास थ्रू या फिर पासेस, ये वर्ड जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जब भी हमको ऐसा मिलेगा ना, हम पहले इक्वेशन लिखेंगे, फिर इस चीज को अप्लाई कर देंगे वहां पे। पास थ्रू जहां पे भी देखेंगे, फर्स्ट विल राइट इक्वेशन, मतलब लाइन हो, प्लेन हो, सर्कल हो, जो भी हो, उसका पहले इक्वेशन लिखा जाएगा, फिर जो पास करके गया है वो पॉइंट वहां पे डायरेक्टली हम पुट कर देंगे। ये याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पासेस थ्रू बोल दिया मतलब पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे। अगर नहीं मिल रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला का ऊपर, तो अभी तो हमको y mx + c चाहिए, c तो है नहीं, चलो भूल जाओ, जो हमको पता है उसी को अप्लाई करते हैं। ओके, तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y mx 2x + c as it passes through -2, 0। सर आप तो इक्वेशन लिख दिए, फिर आगे क्यों बढ़ रहे हो? अब इक्वेशन तो लिख दिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख के हम इक्वेशन तो लिख चुके हैं, फिर आगे क्यों बढ़ रहे हो? इसीलिए बढ़ रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है मेरा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट इक्वेशन है। ऑल कैन सी हियर, दिस इज इनकम्प्लीट इक्वेशन। y mx + c, m का वैल्यू तो हम डाल दिए, c का वैल्यू हम डाले नहीं है, c नहीं निकला है अभी तक, तो c का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो c निकालने के लिए इस पॉइंट को हम वहां पे पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या होगा फिर बताओ, s के जगह में -2, y के जगह में 0 पुट करेंगे, सो इट विल बी 0 = -4 + c implies c = 4।
Therefore equation of the line, therefore equation of the line y is equal to mx हो गया 2x plus 4. सो ये हमको मिल गया 2x plus 4. तो ये जो एक लाइन है, ये लाइन x एक्सिस का साथ tan इनवर्स 2 एंगल करेगा और इसका x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, -2 में कट कर रहा है. ये मतलब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. दिस इज योर फाइनल आंसर. सर यहाँ पे इक्वेशन आप लिखे हो x और y यहाँ पे है अभी भी. हाँ, x और y का ही तो रिलेशन चाहिए, तो x और y हटेगा नहीं. जहां पे भी जो इक्वेशन लिखा है फॉर्मूला में, वहां पे y के जगह में y रहेगा, x के जगह में x रहेगा. y will not change, x will not change. बाकी यहाँ पे m और c है, m और c का वैल्यू हमको पुट करना है. That's all. इक्वेशन का मतलब x और y में रिलेशन, दैट मींस x एंड y शुड बी देयर. चलो, वो पहला फॉर्म हो गया. इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा हो गया. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे. इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म में सेकंड फॉर्म हो गया क्या, 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म है क्या, नहीं. स्लोप नहीं, पॉइंट स्लोप फॉर्म. वो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था. अभी ये क्या हो गया, पॉइंट और स्लोप फॉर्म. पॉइंट और स्लोप फॉर्म में हमको क्या होगा कि लाइन का ऊपर एक पॉइंट देगा और उसका स्लोप देगा. लाइन का ऊपर का एक पॉइंट देगा और साथ में उसका स्लोप देगा. ये दो चीज देगा, है ना. लाइन का ऊपर का एक पॉइंट देगा और इसका स्लोप देगा. कुछ ऐसा. ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस हो गया. दिस वन इज x एक्सिस y एक्सिस. और मान लेते हैं एक लाइन है जो कि ऐसा जा रहा है. ये हमारा लाइन है मान लेते हैं. दिस इज द लाइन जिसका इक्वेशन मेरे को चाहिए. तो व्हाट इज गिवन हियर, क्या क्या गिवन है यहाँ पे. यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है लाइन का स्लोप. लाइन का स्लोप हमको पता है. स्लोप पता है, इसका मतलब क्या है, या तो m पता है या फिर थीटा पता है. या तो m या फिर थीटा. m बोलने से पूरा डायरेक्ट हो गया, थीटा बोलने से क्या हो गया, tan थीटा निकालोगे तो स्लोप निकल जाएगा. काम करता. दूसरा क्या है, क्या, ए पॉइंट ऑन द लाइन. ए पॉइंट ऑन द लाइन. लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए. लाइन का ऊपर एक पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, x1, y1. तो इक्वेशन में x1 y1 इसके जगह में पॉइंट पुट होगा और m स्लोप पुट होगा. चलो ये तो इक्वेशन बन गया. देखते हैं कैसे बना. अभी आपको गिवन है क्या, लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है x, y. x1, y1 ये गिवन है. x1, y1 गिवन टू मी. हमको निकालना है इसका इक्वेशन. मतलब इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी मैं एक पॉइंट ले लूंगा xy और उस xy में रिलेशन बनाऊंगा. चलो मेरा दिमाग में आया कि ये एक पॉइंट ले लो और ये पॉइंट में हम x, y लिख लेते हैं. अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशन बैठता है ये x और y में. जो रिलेशन बैठेगा वही इक्वेशन बनेगा. तो इसका स्लोप निकालते हैं. 2 पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है तो खुश हो जाएंगे, हमको स्लोप मिल जाएगा. स्लोप हो गया हमारा क्या इसका, y2 minus y1 मतलब y minus y1 हो गया, बाय x2 minus x1 मतलब x minus x1. इस लाइन का स्लोप निकल गया. लेकिन स्लोप तो पहले से दे रखा है मेरे को. इस लाइन का स्लोप तो मेरे को पहले से दे रखा है. इस लाइन का स्लोप जो है ना वो m, जो कि मेरे को पहले से दे रखा है. हम अपना हिसाब से निकाले, वो पहले से दे रखा है. सेम लाइन का स्लोप है. सेम लाइन का स्लोप अलग कैसे हो सकता है. सेम लाइन का स्लोप भी अलग नहीं होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप भी अलग नहीं होता है. तो फिर ये दोनों का स्लोप हमारा सेम हो गया. तो इक्वेट कर देंगे. देयरफॉर y minus y1 by x minus x1 is equal to m. खत्म. यही रिलेशन मिल गया. अच्छा नजर नहीं आ रहा. अगर ऐसे याद रखोगे तो भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है. बट नॉट गिविंग ए वेरी प्लीजेंट लुक. काफी प्लीजेंट लुक ये नहीं दे रहा है. तो थोड़ा अच्छा हमको देखने का आदत हमेशा होता है. तो
तो इसीलिए हम इसको कुछ इस टाइप में लिखेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छी तरह फील कर पाएंगे, मतलब थोड़ा फील करना अच्छा लगता है, तो इसलिए हम इस फॉर्म में इसको छोड़ देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन का इक्वेशन। ये जो है ना, ये बन गया हमारा लाइन का इक्वेशन। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये हमारा लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, मतलब अब हमको क्या खोजना है, एक पॉइंट खोजना है और स्लोप खोजना है। स्लोप दो तरीका से, डायरेक्ट खोजो, थीटा दिया होगा तो tan थीटा, नहीं तो डायरेक्ट दिया है, नहीं तो इतना सारा चीज तो बताया नहीं, इतना सारा चीज बताया। ठीक है, उसमें से हाँ यहाँ पे कोई भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और मैं बता देता हूं, नोट करके लिख लेते हैं हम उसको। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through x1, y1 and equation of a line passing through x1, y1 and क्या होगा, नंबर 1 parallel to x axis, parallel to x axis is y is equal to y1। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y is equal to y1 हो गया। बिट बी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस is x is equal to x1। तो ये जो है ना, नोट्स करके याद रख लेना, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो उनका इक्वेशन जो है ना फिक्स्ड है और कोई मेथड अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। कर सकते हो, ऐसे नहीं कि मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट नो नीड, डायरेक्टली लिख सकते हो उसको। ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं एक पहले दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 4,3 है। अगर मेरे को कभी बोला गया कि भाई इस लाइन का इक्वेशन बताओ, मैं क्या देख रहा हूं, पैरेलल टू y एक्सिस से, तो क्या लिखूंगा इक्वेशन, x इज इक्वल टू x1 का वैल्यू जो भी है 4, खत्म। अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कोई बोल रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू y1, तो y इज इक्वल टू 3, ये इस लाइन का इक्वेशन है। इसको याद रख सकते हो सब कोई आराम से। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 और y1 पैरेलल टू x एक्सिस होने से y इज इक्वल टू y1, पैरेलल टू y एक्सिस होने से x इज इक्वल टू x1, वो भी इसी फार्मूला से निकला है। पैरेलल टू x एक्सिस होने से m का जगह में 0 बैठाओगे, 0 तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू y1। पैरेलल टू y एक्सिस होने से m का जगह में इनफिनिट बैठाओगे तो ये इनफिनिट आएगा, तो इसको इस तरह नीचे खींच लेना, तो y माइनस y1 बाय इनफिनिट हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू x1 हो जाएगा। इस मेथड में भी अप्लाई कर सकते हो, बट यू रिमेंबर जितने सारे फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, अगर m गोज टू इनफिनिट, m का वैल्यू इनफिनिट होगा, डू नॉट पुट देयर, वहां पे पुट करने का जरूरत नहीं। फार्मूला जहां भी पढ़े, अगर m इज इक्वल टू इनफिनिट आ गया तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 फार्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ा लॉजिक लगाएंगे फिर करेंगे। ठीक है, चलो अब ये सवाल करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through this one। चलो passing through दे दिया है, क्या बोला है, passing through -2 3, मतलब पॉइंट दे दिया हमको,
और दो बिट बोला है, एंड बिट ए पैरेलल बिट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। चलो हम बिट ए करते हैं, उसको पूरा फिल करके करते हैं, मतलब फिगर डायग्राम ड्रॉ करके करेंगे, ठीक है ना। बिट ए हमको क्या बोला है, ये लाइन का इक्वेशन निकालो। हमको बोला है कि भाई ये लाइन का इक्वेशन निकाल के बताओ। कौन सा लाइन का, ये लाइन का। और क्या बोला इस लाइन के बारे में, ये एक्स लाइन के साथ पैरेलल है ना। ये लाइन का इक्वेशन, येलो लाइन का इक्वेशन निकाल के बताओ अगर ये ब्लू लाइन के साथ पैरेलल है तो। क्या इंफॉर्मेशन है येलो लाइन के बारे में? येलो लाइन के बारे में इतना पता है मेरे को कि येलो लाइन जो है ना पास कर रहा है -2,3 देके, और क्या कि येलो लाइन जो है ना इसके साथ पैरेलल है। ये क्या हो रहा है कि 1,2 और 2,1 देके पास कर रहा है। हमारा दिमाग ना हमेशा पैरेलल वर्ड सुनते ही हमारा दिमाग ओपन हो जाना चाहिए कि कहीं स्लोप इक्वल ना हो जाए। हमारा स्लोप इक्वल हो जाता है जब भी पैरेलल वर्ड देखेंगे ना, स्लोप का बारे में सोच लेंगे। एक तो स्लोप, एक एंगल, ये दो चीज के बारे में सोचोगे जब भी पैरेलल वर्ड देखोगे। ऐसे ही जब परपेंडिकुलर वर्ड देखोगे तो फिर स्लोप और एंगल ये दोनों के बारे में सोचना है। पैरेलल और परपेंडिकुलर वर्ड देखते ही ये सब चीजें अपना दिमाग में आना चाहिए। चलो अब देखते हैं कि हमको किस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। तो ये लाइन एक पॉइंट देके पास किया है, और क्या इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए। जिस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है उसमें उसके बारे में और क्या चाहिए, और क्या पता होने से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। थोड़ा सोचेंगे और सोच के पता करेंगे कि भाई ये कैसे निकलेगा। तो जैसे एक पॉइंट मिला तो अगर इसका स्लोप मिलेगा तो काम बन जाएगा, और स्लोप पैरेलल और सुनते ही हमारा दिमाग में आ जाता है कि स्लोप मिल जाता है। तो हम निकालते हैं, इसका स्लोप m है तो m जो है ना इस लाइन का स्लोप के साथ इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको ab नाम ए नहीं देता हूं, L1 और L2 देता हूं, L1 और L2 तो लिखते हैं L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2, therefore स्लोप ऑफ L1 जो कि m है हमारा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2, और L2 हमारा क्या है, L2 का स्लोप क्या है, L2 का स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो 1 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 होता है हमारा -1। तो ये आ गया हमारा स्लोप मिला, पॉइंट मिला, तो इक्वेशन में निकल जाएगा अभी। Therefore equation of L1 is y minus y1। अच्छा y1 क्या है, y1 क्या है, जिस पॉइंट से थ्रू में पास किया उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x1 और ये y1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m। m क्या होता है, स्लोप, m माइनस 1 है इनटू x माइनस x1, x माइनस, सर ये x1 क्या है, ये पॉइंट दिया है -2 माइनस, उसके बाद -2, तो माइनस और माइनस मेक्स इट प्लस, तो यहाँ पे ये +2 हो गया। तो हम लिखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू -x माइनस 2, या फिर x को इधर ले आते हैं प्लस y इधर है, ये इधर आ गया तो -1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। पहला बिट सबको समझ में आया? क्या क्या सोचना पड़ता है उसका पर ध्यान दो। क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ में क्या क्या सोचना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस चीज का पर ध्यान दो, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है थोड़ा देख लेते हैं फिर से। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। ये लाइन जो है ना -2,3 देके पास किया है, ये हमारा L1 है। हम नेक्स्ट बिट करते हैं तो एक बार और फिगर ड्रॉ करेंगे, वो फिगर तो नहीं रहेगा, अलग फिगर आएगा यहाँ पे। ये लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है जो -2,3 देके पास किया है, और इस लाइन को परपेंडिकुलर है। ये लाइन 1,2
और 2,1 है, इसको परपेंडिकुलर है और इस लाइन को हम L2 बोल देते हैं। वो L1 हो गया, ये L2 हो गया। हमको बोला है कि L1 का इक्वेशन निकालो। चलो L1 के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, खाली इसका स्लोप मिलेगा तो काम बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये है ना। Therefore slope of L1 is equal to -1 by slope of L2। यही होता है परपेंडिकुलर के लिए। अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल कर दो, परपेंडिकुलर है तो -1 बाय दूसरा का स्लोप। L1 का स्लोप को हम m नाम से जानते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा, m है मानना पड़ेगा। इज इक्वल टू -1 बाय L2 का स्लोप, फिर से वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इसको सॉल्व वगैरह कर लेंगे हम लोग, तो हमको मिलेगा कितना, -1 बाय -1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा निकल गया सेकेंड बिट का m ये है, पॉइंट ये है, तो इक्वेशन में मिलेगा। Therefore इक्वेशन इज y माइनस 3 इज इक्वल टू m आ गया 1 इंटू x प्लस 2, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो ये बन गया हमारा y माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, या फिर उसको उधर लेने से x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका ध्यान रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है, बट इन जनरल जो हम लोग लिखते हैं पहले x लिखते हैं, पहले क्या करते हैं x लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं y लिखते हैं, है ना। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, फिर कांस्टेंट वगैरह जो है उसको लिखते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज द इक्वेशन। ओके, आ गया ना ये समझ में ये क्वेश्चन। अगला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सेस का बाइसेक्टर दोनों का एंगल इक्वेशन बताओ। मतलब ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, हमको बोला है कि भाई ये दोनों का इक्वेशन बताओ। ये इक्वेशन लिख लो, ये लाइन का इक्वेशन बताओ, और हाँ ये लाइन का इक्वेशन बताओ, और बोला है कि इस लाइन का भी इक्वेशन बताओ। ये लाइन जो दिया है इसका भी इक्वेशन बताओ। ओके, तो ये लाइन के बारे में और ये लाइन के बारे में, ये दोनों का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। सोचो इसका नाम L1 है, इसका नाम L1 है, तो ये L1, तो L1 का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है, और इसका नाम L2 है सपोज, तो ये L2 का इक्वेशन में निकालने के लिए बोला है। चलो सोचते हैं L1 का बारे में। L1 का बारे में सोचते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट इज गिवन टू मी टू फाइंड इक्वेशन ऑफ L1। ये L1 है, सबको दिखाई दे रहा होगा कि L1 जो है ना ओरिजिन दे के पास किया है, ओरिजिन से गया है ना, तो L1 ओरिजिन दे के पास किया है, मतलब पॉइंट तो हमको मिल गया। ये 0 0 दे के पास किया है L1, और L1 जो है ना 45 डिग्री एंगल कर रहा है, इसका मतलब L1 का स्लोप हमारा 1 हो गया, m इज इक्वल टू 1 हो गया L1 के लिए। तो हम लिख सकते हैं फॉर L1 m इज इक्वल टू 1, x1, y1 इज इक्वल टू 0, 0। अब m में मिला, x1 y1 मिला, तो हम बैठेंगे क्यों चुप, फटाफट इक्वेशन लिखेंगे। सो इक्वेशन इज y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 0, या फिर y इज इक्वल टू x। और ये जो इक्वेशन मिला, इक्वेशन तो हम निकाल दिए, बट इक्वेशन निकालने के बाद हमको एक अच्छा चीज जो है ना मिल गया, क्या, जो बाइसेक्ट करता है x और y दोनों एक्सिस को, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में देता है, उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू x होता है।
सबको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाइसेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है उसका इक्वेशन y is equal to x रहता है। मतलब इस लाइन का इक्वेशन जो है ना, इस लाइन का इक्वेशन y is equal to x है, ये लाइन का इक्वेशन y is equal to x है। ये सबको याद होना चाहिए। हम बहुत बार यूज करेंगे, डायरेक्टली याद लिख लेना है सब। अगर मैं L2 के बारे में बात करूंगा अभी, फॉर L2 m का वैल्यू -1 हो जाएगा और x1 y1 का वैल्यू फिर से वापस 0,0 होगा, क्योंकि ये भी तो पास किया है ओरिजिन देके। बट यहाँ पे m का वैल्यू जो है ना चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी एंगल जो मिलेगा इसके लिए ये बड़ा सा एंगल मिलेगा, ये एंगल। तो यहाँ पे m का वैल्यू जो है ना इसके लिए ये हो जाएगा -1। तो इक्वेशन क्या होगा फिर? इक्वेशन इज y minus 0 is equal to -1 into x minus 0, या फिर y is equal to -x। तो याद रख लेना है कि इस लाइन का इक्वेशन y is equal to -x होता है। इस लाइन का इक्वेशन y is equal to -x होता है। तो कभी अगर पूछा जाए कि y equal to x कैसा, फटाक से ड्रॉ करना ये लाइन, y equal to -x, ये लाइन बन गया। आई होप सारे को समझ में आया। ये सुनो, अब बोला है कि नेक्स्ट फाइंड द सेम चीज क्वेश्चन में बोला है कि इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस है, लेकिन पास करके गया एक और पॉइंट में, एक और पॉइंट देके पास करके गया। दोनों एक्सिस का साथ सेम एंगल कर रहा है, लेकिन पॉइंट जो है ना कुछ और क्या बोला है 2,-3 देके पास किया है। 2,-3 देखेंगे तो x पॉजिटिव y नेगेटिव है। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है 2,-3। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3। तो हो सकता है कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो लाइन कैसे जा सकता है? कुछ ऐसे अंदाजा हम लगाएंगे तो कुछ इस टाइप में। तो वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल कर रहा है y के साथ भी उतना ही एंगल कर रहा है, इक्वल इंक्लाइंड टू द एक्सिस बोल दिया। ओके, तो इस केस में स्लोप हमारा आएगा 1, एक बार आएगा, एक बार एक लाइन ऐसा भी हो सकता है, ये x के साथ इतना एंगल किया है, y के साथ भी उतना ही एंगल किया है। मतलब m is equal to 1 एक बार लेंगे, m is equal to -1 एक बार लेंगे। तो ये हमारा L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया। अभी L1 के लिए m is equal to 1 हो गया। M1 के लिए for L1 m is equal to 1 और x1 y1 तो हमारा 2,-3 हो ही गया। तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा? y minus y1। तो y1 का वैल्यू कितना है? -3 है। तो y माइनस ऑफ -3 मतलब y +3 हो गया, m हो गया 1 into x -2। तो इट इज y +3 is equal to x -2। तो x पहले रखेंगे, तो x - y -5 is equal to 0। ये हमारा L1 का इक्वेशन हो गया। अब अगर L2 का निकाले, फॉर L2 m का वैल्यू आ गया -1 और x1 y1 का वैल्यू आ जाएगा हमारा फिर से 2,-3। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन इज क्या हो जाएगा? y - y1 y +3 is equal to m का वैल्यू -1 हुआ, x - x1। So y +3 is equal to -x + 2। तो x को पहले रखेंगे, इसको उधर लेने से x भी माइनस y भी माइनस, वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर से x को इधर ले आओ, x + y आ गया, +1 is equal to 0। बताओ सबको समझ में आया?
चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। डिटरमाइन द इक्वेशन द लाइंस इन द फॉलोइंग केसेस। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू दिस वन। करना ही नहीं है कुछ इसमें, हम बेमतलब में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलने से y = y1 हो जाता है, समझ रहे हो। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है तो y = y1 लिख दोगे सीधा। तो यहां पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, कुछ ढूंढने का जरूरत नहीं है, y = y1 लिखोगे तो y = -1 खत्म। passes through parallel to y axis and passes through 1 2, तो मिलेगा क्या इक्वेशन, x = x1, तो x = 1। बस अपना दिमाग में सेट करके रखो ये चीज, हमको कुछ मेथड अप्लाई नहीं करना है। पैरेलल टू y एक्सिस बोलने से x = x1 और पैरेलल टू x एक्सिस बोलने से y = y1। डायरेक्टली हम इक्वेशन लिखेंगे। हम पढ़ चुके हैं ये कैसे होता है। गॉट इट ऑल ऑफ यू। दो चीज यहाँ पे नोट करके भी लिखा हूं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस वन पैरेलल टू x एक्सिस इज y = y1 एंड पैरेलल टू y एक्सिस इज x = x1। और ध्यान रखो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y = 0, x एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है। x एक्सिस जो है ना उसका इक्वेशन क्या होता है, y = 0 होता है। ये हमारा x एक्सिस है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y = 0, y = 0। ये y एक्सिस है, इसका इक्वेशन होता है x = 0। अब हमको और कोई लाइन बचा ही नहीं है, सारे का इक्वेशन हम निकालना सीख गए। x एक्सिस का इक्वेशन, y एक्सिस का इक्वेशन, x के साथ पैरेलल, y के साथ पैरेलल, बाकी जो एंगल कर रहा होगा उसमें हमको m मिलेगा, पॉइंट दिया होगा तो इक्वेशन मिलेगा। लेकिन हम और बहुत सारे मेथड पढ़ने वाले हैं, क्या, एक लाइन का इक्वेशन निकालने का। नाउ दिस कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट फॉर्म में, ये हम तीसरा पढ़ रहे हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल इक्वेशन जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हम जो डिफरेंट फॉर्म पढ़ने वाले हैं उस फॉर्म में छोड़ते नहीं है लाइन को। जैसे हम y - y1 = m × x - x1 पढ़े, तो यहां पे भी तो लिखा हूं y - y1 = m × x - x1। ये जगह में तो है ना y - y1 = m × x - x1, बट मैं क्या यहां पे छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं छोड़ा। एट द एंड जो मैं इसको छोड़ रहा हूं वो कौन सा फॉर्म में छोड़ रहा हूं, समथिंग × x प्लस समथिंग × y प्लस समथिंग = 0। अब फिलहाल यहां पे m का वैल्यू 1 है बोल के पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर m का वैल्यू कभी 2/3 हो जाएगा तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया होगा, 3 यहां पे क्रॉस होके मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ax, समथिंग × x को ax बोलते हैं, प्लस समथिंग × y को ay बोलते हैं, प्लस यहां पे इस चीज को c बोलते हैं। तो एक लाइन का जो जनरल इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन होता है ax + by + c = 0। ax + by + c = 0 is the general equation of a line। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है ये चीज, मतलब क्वेश्चन में नहीं, पढ़ाते समय, भाई बताओ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। माइंड में सेट कर लो अभी फिर से।
लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है सर, अगर जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c है तो उसमें से क्या लाइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिलता है? हाँ, 3 important informations we are getting from general equation। अगर एक लाइन का जनरल इक्वेशन हम देख रहे ना, उसमें से 3 तो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन में लाइन के बारे में बात कर सकता हूं। पहला, लाइन का स्लोप। दूसरा, लाइन का एक्स इंटरसेप्ट। तीसरा, लाइन का वाई इंटरसेप्ट। सर स्लोप कैसे निकालते हो? स्लोप कैसे निकलता है इसमें से? चलो देखते हैं। ये हमको लाइन दिया है, इसका मैं क्या करूंगा, स्लोप निकालूंगा ना। तो स्लोप निकालने का तरीका देखते हैं। क्या करता हूं मैं, स्लोप निकालने का तरीका, y को इधर छोड़ देता हूं, उस तरफ बाकी ले लेता हूं। by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c। तो फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ax बाय b माइनस c बाय b, या फिर y इज इक्वल टू माइनस a बाय b इंटू x माइनस c बाय b। चलो ये लाइन का इक्वेशन आ गया। जो दिया है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिला। लेकिन मैं पढ़ा हूं कि लाइन का इक्वेशन जो है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म में होता है, जिसमें m होता है स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। तो कंपेयर कर लेते हैं, y के जगह में y, x के जगह में x, m के जगह में माइनस a बाई b है। इसका मतलब ये लाइन का स्लोप माइनस a बाई b होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस a बाई b। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर लाइन का इक्वेशन हमको दिया है तो उसमें से उसका स्लोप निकालो। स्लोप हो गया हमारा माइनस a बाई b। y इंटरसेप्ट कितना है, c के साथ कंपेयर कर लोगे तो माइनस c बाई b है। तो y इंटरसेप्ट इसका हो गया कितना, माइनस c बाई b। लाइन का y इंटरसेप्ट हो गया माइनस c बाई b। ठीक है, स्लोप पता चल गया, y इंटरसेप्ट पता चल गया। सर x इंटरसेप्ट कितना है? तो x इंटरसेप्ट निकालने का तरीका क्या होता है, मैं क्लास में बताया था कि x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y0 पुट करो और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0 पुट करो। अब मेरे को x इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे। अगर y का वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूं तो मेरे को मिलेगा क्या, कुछ ऐसा, ax प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax का वैल्यू हो गया माइनस c, तो a का वैल्यू हो गया, सॉरी x का वैल्यू हो गया माइनस c बाय a। तो ये माइनस c बाय a जो हमको मिला ना, ये हमारा x इंटरसेप्ट ही है। तो लाइन का x इंटरसेप्ट का वैल्यू हो गया माइनस c बाय a। तो और क्या चाहिए, सब तो पता चल गया। लाइन का स्लोप क्या है, x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, एवरीथिंग वी गॉट इट। लाइन का बारे में सब कुछ पता चल गया। मतलब अगर कभी मेरे को कोई एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है कुछ ऐसा, 2x प्लस 3y माइनस 5 या फिर 4 इज इक्वल टू 0, कोई मेरे को बोला, या फिर प्लस 4 लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू 0, कोई मेरे को बोला बताओ इसका स्लोप कितना है, मैं बोलूंगा माइनस 2/3। स्लोप कितना है बताऊंगा, माइनस 2/3। बताओ x इंटरसेप्ट कितना है, माइनस 4/2। y इंटरसेप्ट कितना है, माइनस 4/3। अगर थोड़ा चेंज हो गया, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बताओ स्लोप कितना है, माइनस 2 बाय माइनस 3, दैट विल बी 2/3। x इंटरसेप्ट बताओ, माइनस 4/2। y इंटरसेप्ट माइनस 4 बाय माइनस 3। अगर यहां पे माइनस आ गया
इंटरसेप्ट सॉरी स्लोप बताओ -2 by -3, एक्स इंटरसेप्ट -4 by 2 मतलब 4 by 2 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट 9। इसका मतलब जब हम ABC देखते हैं तब विथ साइन देखते हैं, प्लस माइनस क्या है उस हिसाब से देखते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ गया? स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट एक लाइन का, ये सुनो। चलो अब देखो, ये फिर से इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल देता हूं इसको। ऐसा नहीं कि ये अगर नहीं याद रखोगे तो नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन ये याद रख लोगे तो चीजें थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का दोनों, ये और ये दोनों। ऐसा नहीं कि, लेकिन बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि ये नहीं करने नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये इसको करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा चीजें। अगर एक लाइन के साथ एक लाइन पैरेलल है, अगर एक लाइन के साथ एक और लाइन पैरेलल है, ये एक लाइन है, देख सकते हो कि ये एक लाइन है, ax plus by plus c is equal to 0। दिस इज ए लाइन। इसके साथ अगर कोई लाइन पैरेलल है ना, तो जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? खाली ये c में आएगा। ax plus by तक पूरा सेम रहेगा, मतलब दो पैरेलल लाइन का ax plus by तक सेम होता है, चेंज होता है c का जगह में। c का जगह में हम लोग c1 लिख लेंगे, c के जगह में हम लोग क्या लिख लेंगे? c1 लिख लेंगे, या फिर k लिख लेंगे, कुछ ऐसा। ax plus by plus c के साथ जो पैरेलल है वो ax plus by plus k is equal to 0। ऐसे ही अगर ax plus by plus c के साथ परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो उसमें क्या होता है? चेंज हो जाता है, x के साथ जो है y के पास चले जाता है, जैसे x के साथ a है तो y के पास चले जाएगा, और y के साथ जो है वो x के पास आ जाएगा, और बीच में एक तो माइनस साइन आ जाएगा। याद रखोगे तो बढ़िया है, नहीं याद रखोगे तो चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हो, लेकिन याद रखोगे तो चीजें थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। नहीं याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं बता रहा हूं कि दिस वन इफ यू डू नॉट रिमेंबर देन आल्सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बट इसका पहले जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस उस सबको तो याद रखना है। बट इसको वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये काफी बार हम यूज भी करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन इसका यूज करके। जनरल इक्वेशन ये है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉलोइंग केसेस। बोला है कि पैरेलल टू दिस एंड पासेस थ्रू दिस। चलो मैं बताता हूं इसको करने का दो तरीका। बिट ए हम करेंगे अभी दो तरीका से। बिट ए, हमको एक लाइन दिया है ना, हमको एक लाइन दिया है, ए लाइन दिया है, ठीक है, और हमको एक और लाइन का इक्वेशन पूछा है, इस लाइन का इक्वेशन पूछा है। ये जो लाइन दिया है मेरे को है कितना? 2x plus y minus 1 is equal to 0, और जो लाइन का इक्वेशन पूछा है वो लाइन पास कर रहा है 0, -1 देके। ये हमारा पास कर रहा है 0, -1 देके। ये लाइन जो गिवन है, लेट मी राइट इट L1, जो लाइन का इक्वेशन चाहिए लेट मी राइट इट L2। मेरे को L2 का इक्वेशन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? हम दो मेथड में इसको करके बताएंगे। पहले स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 अभी जो हम पढ़े माइनस a by b ना b by a, क्या पढ़े? माइनस a by b। तो यहां पे लिखेंगे माइनस a का जगह में 2 है, b का जगह में 1 है, तो ये -2 हो गया। L2 पैरेलल टू L1, therefore slope of L2 is equal to -2। जो L1 का स्लोप है वही हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है तो स्लोप हमारा इक्वल होता है। पैरेलल बनने से स्लोप याद कर लेना। अब ये L2 का स्लोप निकल गया, L2 का पॉइंट दिया है, इक्वेशन ऑफ L2 लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ L2 y minus y1
y माइनस y1 इज इक्वल टू m का वैल्यू -2 हो गया इनटू x माइनस x1 दैट इज x माइनस 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x या फिर ये 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ गया ना समझ में? दिस इज वन ऑफ द मेथड। ये एक मेथड है, हम सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को। मेथड 1 इस मेथड में कर सकते हो, नहीं तो हम इस मेथड में भी कर सकते हैं। मेथड 2 रिफरिंग टू दिस फिगर, इस फिगर को देख के हम कर रहे हैं। as L2 parallel to L1, equation of L2 is क्या होगा, अगर दो लाइन पैरेलल है तो वहां पे 2x प्लस y तक सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों जो है ना यहां से यहां तक सेम रहेगा। दो चेंज होगा कहां होगा, उसका आगे -1 लिखा है तो वहां पे मैं कर दूंगा क्या, प्लस k इज इक्वल टू 0। लेकिन ये इनकम्प्लीट हो गया क्योंकि k का वैल्यू मेरे को पता नहीं है। क्योंकि k का वैल्यू पता नहीं है तो ये इक्वेशन जो है ना इनकम्प्लीट है। कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये k का वैल्यू निकालेंगे। निकालेंगे कैसे, ये L2 जो है ना इस लाइन में है, ये लाइन L2 है, तो L2 इस पॉइंट दे के पास किया है। as L2 passes through, as L2 passes through 0, -1, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, इसको पुट कर देंगे। s के जगह में 0, y के जगह में -1, तो s के जगह में 0 पुट करोगे तो 0, y के जगह में -1 प्लस k इज इक्वल टू 0, जिसमें से कि k का वैल्यू हमारा मिल गया 1। तो k का वैल्यू 1 मिल गया तो इसको लेके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। Therefore required equation क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन 2x प्लस y प्लस k का वैल्यू 1 मिल गया, 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में सबको? अब अगर हम b बिट करें तो, अगर हम बिट b करते हैं तो बिट b के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से दो लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया हमारा दो लाइन L1 और L2, दिस इज L1 सपोज, और ये हमारा L2 है। और L1 का वैल्यू हमको क्या दिया है, 2x minus y is equal to 3, 2x minus y is equal to 3, या फिर 2x minus y minus 3 is equal to 0 कर लो, काम खत्म। और ये L2 जो है ना पास करके गया है कौन सा पॉइंट में, -1, 2, ये एक पॉइंट देके गया है -1, 2, ठीक है। तो फिर से दो मेथड इसको कर सकते हैं, मेथड 1 मेथड 2, दो मेथड में कर सकते हैं। मेथड 1, L2 परपेंडिकुलर टू L1, तो स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू -1 बाय L1 का स्लोप L1 माइनस a बाय b, माइनस a का वैल्यू -2 है बाय b का वैल्यू -1 है। तो ये बन गया हमारा -1 ऊपर नीचे 2, मतलब -1/2 हो गया। तो ये L2 का स्लोप निकल गया, पॉइंट तो दिया है पहले से। Therefore इक्वेशन ऑफ L2 y माइनस y1 हमको मिला ये पॉइंट से 2 दिया है, इज इक्वल टू m
m का वैल्यू है -1/2 into x minus x1, x minus of -1 that is +1 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2y minus 4 is equal to -x minus 1। उसके बाद हम लोग हमेशा इधर उधर करके ax plus by plus c का फॉर्म में लिखेंगे, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट। तो इसको अगर उधर लेंगे तो x माइनस में हो जाएगा, x को प्लस में रखने का कोशिश करते हैं तो इसको इधर लाते हैं, तो ये बन गया x फिर प्लस 2y है ही और साथ में ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो -3 is equal to 0। मेथड 1 खत्म। अब मेथड 2 करेंगे। मेथड 2 कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, L2 परपेंडिकुलर टू L1, सो इक्वेशन ऑफ L2, इक्वेशन ऑफ L1, इक्वेशन ऑफ L2 इज क्या होगा देखते हैं। हमको जो L1 दिया है क्या दिया है, देखो ये दिया है L1। हम जब दूसरा मेथड में परपेंडिकुलर का बारे में बात करेंगे तो x के साथ जो है y में चले जाएगा, y के साथ जो है x में चले जाएगा। x के साथ 2 है तो y के साथ चलेगा, मतलब 2y हो जाएगा, और y के साथ -1 है तो इसमें चले आएगा। तो क्या हो जाएगा फिर -1 into x प्लस 2y। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है वहां पे, ऐसा ही नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है क्या, bx माइनस ay, मतलब बीच वाला का साइन भी चेंज करना है हमको, मतलब इसको क्या करना है, माइनस रखना है, माइनस रखना है। तो -1 into x that is -x minus 2y प्लस k is equal to 0। इसको थोड़ा और सिंपल वे में लिखेंगे तो x minus 2y, x plus 2y minus k is equal to 0। कंफ्यूजन होगा तो इसको छोड़ देना, वो पहला मेथड में ही कर लेना। क्या है, दोनों का कोफिशिएंट चेंज करो, साइन चेंज करो। अब k का वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो पॉइंट देके पास किया है, as it passes through -1, 2, therefore s के जगह में -1, y के जगह में 2 डाल देंगे, तो -1 plus 4 minus k is equal to 0 implies k is equal to 3। माइनस के इधर है, उस तरफ जाने से प्लस के हो जाएगा और इधर 3 रहेगा। सो इक्वेशन इज x plus 2y माइनस k का जगह में 3 निकल गया is equal to 0। तो ये भी इक्वेशन वही निकला जो यहाँ पे निकला है। So there are two ways you can find out the equation. Clear all of you? ठीक है? Okay. With that फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट